चलो बच्चों, आज इसमें हम लोग नया जो है पार्ट पढ़ेंगे, सब टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि वंशागति और विविधता का सिद्धांत, उससे पहले मेंडलवाद और पश्चिम मेंडलवाद, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। आज ये कंप्लीट है पिछले टर्न पे। आज हम लोगों को इसमें पढ़ना है वंशागति का या फिर वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों ये है क्या? सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक मेंडल ने जो भी चीज़ बताया था वो जीन उसका आधार था। अगली पीढ़ी में लक्षण जा रहा है, जीन ले जा रहा है। किसी भी जीव में अगर देखा जाए, जीन जोड़ियों में उपस्थित हैं, जीन ही लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं, जीन ही नए लक्षणों के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अब सटन और बावेरी, इन्होंने ये बताया कि अगर अगली पीढ़ी में कोई लक्षण जा रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार गुणसूत्र भी है। अगर किसी द्विगुणित कोशिका में देखा जाए, जीन जोड़ियों में है, तो ऑब्वियसली गुणसूत्र भी दो की जोड़ी में है। ठीक है। अगर युग्मक के निर्माण के समय जीन की संख्या आधी हो रही है तो गुणसूत्र की भी संख्या आधी होती है, और वापस से जो है ये फर्टिलाइजेशन के बाद ओरिजिनल नंबर रीगेन हो जाता है दोनों का। ठीक है। जीन में किसी भी तरह का अगर जो है विपथन होता है तो वो नए मतलब यूँ मान लो कि जीवों में असमानता प्रदर्शित करता है। यही चीज़ बिल्कुल जो है गुणसूत्र के लिए भी है। अगर गुणसूत्रों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाए तो वो भी जो है किसी जीव में असमानता को ही प्रकट करेगा। कुल मिला के सटन और बावेरी ने ये कोशिश की, ये सिद्ध करने की कोशिश करी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कि जीन और गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, इन दोनों का बिहेवियर या स्वभाव सेम है। जैसा जीन स्वभाव प्रदर्शित करेगा वैसा ही जो है गुणसूत्र भी करेगा। ठीक। तो ये जो है ये सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सबसे पहले इसको बताया था बच्चों सटन और बावेरी ने। लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, फाइनली एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इसको प्रूव किया था किसने? मॉर्गन ने। मॉर्गन के सारे प्रयोग बच्चों ड्रोसोफिला पे, इसका कारण क्या है इसको हम लोग नेक्स्ट बाद में देखेंगे। पहले से इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को नोट कर लेना है। जो एग्जैक्टली मैंने आपको अभी बताया है वही आपको नोट करना है कि अगर जीन दो के पेयर में है तो गुणसूत्र भी दो के पेयर में होंगे, और अगर युग्मक निर्माण के समय जीन की संख्या आधी है तो गुणसूत्र की भी संख्या आधी है, और दोनों ही निषेचन के पश्चात उनकी वापस से अपनी ओरिजिनल संख्या रीगेन हो जाती है या पुनः प्राप्त हो जाती है। जीन और गुणसूत्र दोनों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन असमानता प्रकट करते हैं, और सामान्य रूप से देखा जाए तो दोनों ही जो है उत्परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, नए लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है। तो ये तो सबसे पहले यहाँ पे बताया था सटन और बावेरी ने अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के पश्चात। ठीक। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट करिए, सटन व बावेरी। सटन व बावेरी सटन व बावेरी बावेरी ने मियोसिस के अध्ययन के पश्चात, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के पश्चात यह सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा जीन व क्रोमोसोम के समान लक्षणों को प्रदर्शित किया। के समान लक्षण क्या बल्कि व्यवहार लिखेंगे, के समान व्यवहार को प्रदर्शित किया। जैसे इस पे लिखे फर्स्ट पॉइंट, जीन व क्रोमोसोम्स
जीन व क्रोमोसोम दोनों ही द्विगुणित कोशिका में द्विगुणित कोशिका में युग्म में पाए जाते हैं या युग्म में होते हैं। दूसरा, युग्मक निर्माण के समय गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण के समय दोनों की संख्या आधी हो जाती है। दोनों की संख्या आधी हो जाती है। व निषेचन के पश्चात दोनों की वास्तविक संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। थर्ड पॉइंट, दोनों में किसी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन जीवों में असमानता का कारण है। जीवों में असमानता का कारण है। अतः दोनों ही उत्परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। दोनों ही उत्परिवर्तन द्वारा नए लक्षण का विकास करते हैं या नए लक्षण विकसित करते हैं। चलिए, ये तो हो गया सटन और बेवेरी का जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या गुणसूत्रीय, अगर देखा जाए तो वंशागति का ये गुणसूत्रीय सिद्धांत हो गया। यानी अगर किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी जीन है तो उसके लिए उत्तरदायी गुणसूत्र भी है। ठीक है, चलिए अगला इसमें है मियोसिस। कैसे मियोसिस के द्वारा इन्होंने बताया था, एक पॉइंट इसमें और सजेस्ट करते हैं हम लोग। अगली पीढ़ी में जैसे लिखिएगा, दोनों ही अगली पीढ़ी में लक्षणों के स्थानांतरण हेतु उत्तरदायी हैं।
उत्तरदायी हैं। चलिए ये हो गया। अगला इसमें जो है, थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कैसे मियोसिस की सारी अवस्थाएं यहाँ पे क्लियर होगी, आपको ध्यान रखना है। तो मियोसिस का एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिया गया है। चलिए, जैसे मान लीजिए मियोसिस है, मियोसिस की जीवन फेज में अगर गुणसूत्रों की संख्या इस तरह से दी गई है, मान लीजिए कि यहाँ 2 पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ये जीवन है। तो अगली पीढ़ी में G2 में आते आते नहीं एस फेज को ये क्रॉस करेगा और नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे G2। इसमें DNA डबल हो जाएगा, गुणसूत्रों की संख्या वही रहेगी लेकिन DNA इसमें डबल हो जाता है। सब में DNA डबल। ये हो गया इसका G2 फेज। अब नेक्स्ट जो है, जब ये एनाफेज फर्स्ट में जो है एंटर करता है, तो एनाफेज फर्स्ट में दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र ये पृथक हो जाएंगे इस तरह से। और ये आप इसमें बना देंगे स्पिंडल अपैरेटस। ये इसका हो गया एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट के बाद ये 2 सेल्स बन जाएंगी और यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है एनाफेज सेकेंड। इसमें से दोनों सेल्स ऑलरेडी जो है DNA हाफ हो चुका है, क्रोमोसोम अलग अलग हो चुके हैं। अब बचे हुए सिस्टर क्रोमेटिड्स भी सेपरेट हो जाएंगे यहाँ पर। ये इस तरह से यहाँ पर ऐसे बन जाता है स्पिंडल अपैरेटस। ये हो गया स्पिंडल अपैरेटस। ये हो गया यहाँ पे एनाफेज सेकेंड। एनाफेज सेकेंड। एनाफेज फर्स्ट और ये हो गया एनाफेज सेकेंड। एनाफेज सेकेंड के बाद 1 से 4 सेल बन जाएंगी टोटल। यहाँ से 2 सेल्स इससे बन गई, 2 सेल्स इससे बन गई, इस वाली से, और टोटल बन जाएंगे 4 सेल्स। ये हो गई इसमें डॉटर सेल्स, पुत्री कोशिकाएं या डॉटर सेल्स। चलो बच्चों, ये मियोसिस की फेज है। इस मियोसिस के फेज में आपको पढ़ना है किस तरह से अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि जब भी गैमेट या युग्मक का निर्माण होगा तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है गुणसूत्रों की संख्या का आधा हो रहा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बात करती हूँ सटन एंड बॉवेरी। एक्चुअली जब देखा जाए तो जितना भी मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और जितना भी इन्होंने अगली बताया था, उसका आधार क्या था? जीन। लेकिन इन्होंने यहाँ पर सटन और बॉवेरी ने जो है यहाँ जो भी लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होना, उसका आधार क्या बताया? गुणसूत्रों को या क्रोमोसोम्स को। और इन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि गुणसूत्र और जीन दोनों का बिहेवियर सेम है। इसमें इन्होंने कुछ इस तरह से पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया मियोसिस के अध्ययन के बाद। तो मियोसिस का ये जो डायग्राम आपके में गिवन है, इस डायग्राम को आप ध्यान से सुन लो। देखो, जैसे जीवन फेज है,
मान लो G1 फेज में टोटल 4 क्रोमोसोम है और 2 पेयर क्रोमोसोम है, क्या कहते हो, टोटल 4 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक। एस फेज को क्रॉस करके जब वो G2 फेज में एंटर करता है, इन दैट कंडीशन एस फेज में बच्चों यहाँ डीएनए की संख्या डबल हो जाती है। कभी आप गुणसूत्र नहीं कहेंगे, डीएनए की संख्या को डबल कहेंगे, क्योंकि एक ही गुणसूत्र में डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया। आप इधर देखो, ये डीएनए डबल, ये डीएनए सब डबल हो गया, ठीक। अब अगली पीढ़ी एनाफेज फर्स्ट की जब हम लोग कहते हैं एनाफेज में फर्स्ट में एंटर करता है, फिर देखो मियोसिस 2 बार होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। लोगों को पढ़ना है, जो मियोसिस फर्स्ट होता है बच्चों, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी यानी समजात गुणसूत्र पृथक होते हैं, और जो मियोसिस सेकेंड है उसमें रेप्लिकेटेड डीएनए या सिस्टर क्रोमैटिड ये पृथक होते हैं। तो यही फेज यहाँ पे दिखाया गया, G1 G2 इंटरफेज तो एक ही बार होता है, इसलिए इतना फेज दिखा दिया गया। अब मियोसिस फर्स्ट की जब एनाफेज फर्स्ट में ये गया, तो देखो ये दोनों समजात गुणसूत्र, ये दोनों समजात गुणसूत्र पृथक हो रहे हैं, ये तर्क उपकरण है। इसका मतलब ये है कि समजात गुणसूत्र होते क्या है, देखो किसी भी पर्सन में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीव में जो द्विगुणित है, मोस्टली वही है। तो जो गुणसूत्र होता है ना, वो युग्म में होगा बच्चों। गुणसूत्र युग्म में होने का मतलब होता है एक पैतृक और एक मात्रक, एक मदर से आया और एक फादर से आया, दोनों में समान लक्षणों के जीन हैं। लंबाई का जीन यहाँ है तो लंबाई का जीन यहाँ हो गया, अगर यहाँ कम्प्लेक्शन का जीन है तो कम्प्लेक्शन यानी कलर का जीन हो जाएगा, अगर यहाँ पे टेक्सचर कहते हैं, टेक्सचर का जीन है तो इधर टेक्सचर का जीन हो गया। मतलब दोनों गुणसूत्रों पर क्या हुआ, समान लक्षणों के जीन, इन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं। बच्चों समजात गुणसूत्र जो होते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो समजात गुणसूत्रों में यहाँ आप देख सकते हो दोनों समजात गुणसूत्र पृथक हुए ना एनाफेज फर्स्ट में, तो देखो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, यानी बाद में इसने क्या बनाई, 2 कोशिका बनाई, ये वाला गुणसूत्र ये रह गया और इधर वाला गुणसूत्र जो है, यहाँ वाले दोनों देखो ये हो गए और यहाँ वाले दोनों इसमें आ गए। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट मियोसिस सेकेंड आया होगा, जिसमें एनाफेज सेकेंड है बच्चों, यहाँ पे क्या है, जो द्विगुणित डीएनए है, यहाँ पे डीएनए द्विगुणित हुआ था ना, इसके बाद देखो ये द्विगुणित डीएनए ना, अब ये दोनों भी पृथक होंगे, ये दोनों भी पृथक होंगे। तो हर कोशिका में आप ऐसे मान लो कि ये दोनों जो गुणसूत्र हैं वो तो इधर आ गए और नीचे के दोनों गुणसूत्र यहाँ आ गए, ऐसे मान लो। अब इसमें बच्चों क्या है, ये डीएनए भी पृथक हो जाएगा दोनों में, तो देखो डीएनए भी पृथक हो गया एनाफेज सेकेंड में, ये पृथक होता हुआ डीएनए है पर्पल कलर का, इस जा रहा है। और अब यहाँ से क्या होगा, 1 से 4 कोशिकाएं बन गई हैं, इनको हम लोग डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिका कहते हैं। हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती, आधी हो गई, यहाँ देखो 4 से अब 2 ही 2 रह गए, तो ये तो बन गए। इसमें से बच्चों 2 कोशिका वो तो एकदम पैतृक प्रकार की होगी और 2 कोशिका जो होती है वो यहाँ पे पुनर्योगज होगी, मतलब इसमें नए लक्षणों का विकास है, पुनर्योगज होगी, ठीक है। तो ये तो इस तरह की 4 तरह से कोशिका बन गई। इस तरह मियोसिस का अध्ययन करके इन्होंने ये बताया कैसे उन्होंने गुणसूत्र और जीन का काम जो है सेम बताया था। आपको ऐसे बताना है, जैसे मान लो यहाँ पे लक्षण का ये है जीन है, मान लो इधर टी जीन था, इधर स्मॉल टी है ना, तो यहाँ पे भी कैपिटल टी देखो ऐसे हो गया, ये कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, इस तरह से जीन हो गया, क्योंकि डीएनए डबल हो गया तो जीन भी डबल हो गए। अब आप देखो एनाफेज फर्स्ट में दोनों पृथक हो रहे हैं, पृथक होने के बाद मान लो कि यहाँ पर जो है ये कैपिटल टी था, ये कैपिटल टी वाला इधर आ गया, स्मॉल टी वाला इधर आ गया, है ना। इसके बाद आप देखो यहाँ पे आने के बाद एक में कैपिटल टी होगा, इसमें कैपिटल टी मान लो हो गया, स्मॉल टी इधर, स्मॉल टी ये, लेकिन एक लक्षण का कम से कम एक जीन तो रह गया है, एक लक्षण के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र तो एक रह गया है, इसलिए आपको बताना है ये जो है मियोसिस है। मियोसिस फर्स्ट में समजात गुणसूत्र पृथक हो गए और मियोसिस सेकंड में जो द्विगुणित डीएनए था वो पृथक हो गया, ठीक है, ये मियोसिस है। बच्चों इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था सबसे पहले मॉर्गन ने, और मॉर्गन ने जो है अपना सारा प्रयोग ड्रोसोफिला पे किया। उसका कारण क्या था, अब अगला पॉइंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। देखो अगर मैं ये कहूँ कि मॉर्गन ने अपने सारे प्रयोग ड्रोसोफिला पे किया और उन्होंने ही प्रयोग द्वारा ये सिद्ध किया कि ये बिल्कुल सही है कि जीन और गुणसूत्र का बिहेवियर सेम है, जीन और, ठीक। तो उन्होंने अपने सारे प्रयोग ड्रोसोफिला पे क्यों किए, क्या कारण था ही कि उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए ड्रोसोफिला का ही चुनाव किया। भाई देखो ड्रोसोफिला में बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, लक्षण प्रारूप बहुत सारे थे, वो दिखाई देते हैं, ठीक। तो विपरीत लक्षणों का जो समूह था वो बहुत ज़्यादा था इनमें। बच्चों
काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो इनको कृत्रिम माध्यम में आसानी से विकसित करा सकते हैं। इनको ड्रोसोफिला को हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं या फल मक्खी बोलते हैं, जो परिपक्व फलों पर होती है। ठीक, दोनों को आसानी से अलग अलग पहचाना जा सकता था। आसानी से अलग अलग पहचाने जाने का मतलब होता है कि नर और मादा ड्रोसोफिला दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, पृथक हैं। ठीक, तो नर ड्रोसोफिला या मादा ड्रोसोफिला ये बिल्कुल अलग अलग पहचान में आती हैं। क्यों? क्योंकि मादा ड्रोसोफिला का नर ड्रोसोफिला की बच्चों तुलना में हमेशा लंबाई ज़्यादा होती है। ठीक, तो नर ड्रोसोफिला की तुलना में मादा ड्रोसोफिला की लंबाई ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मादा ड्रोसोफिला में ओविपोजिटर है जो अंडों का संग्रह करता है, इसलिए इसमें जो है ज़्यादा है। तीसरा इसमें उदाहरण बता सकते हो बच्चों, इसका जीवन चक्र केवल लगभग 2 हफ्तों का होता है, तो बहुत जल्दी परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, एक बार की मैटिंग में बहुत सारे संततियों की जो है उपलब्धि हो जाती है। इससे बड़ी सैंपलिंग साइज पॉसिबल थी। मान लो कि आपको कम संततियाँ मिलती तो कम पे प्रयोग करते, जल्दी सिद्ध हो रहा है, कुछ पे हुआ कुछ पे नहीं हुआ, तो प्रयोग द्वारा आप इतना जल्दी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब संततियों की संख्या ज़्यादा थी, सैंपलिंग साइज आपने बड़ी कर ली, तो ये संभव हो पाया कि इस तरह से संततियों में बहुत सारे प्रयोग करके परिणाम भी एकदम जैसे ऑथेंटिक कहते हैं ना, ऑथेंटिक रिजल्ट मिल जाए। तो ये जो है यहाँ पे आपको देखना है कि इस तरह से जो है ये क्या कहते हैं, किस तरीके से परिणाम इसमें प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अब जो है इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा संततियों की प्राप्ति बड़ा जो है ये यहाँ पर इस तरह से क्या कहते हैं सैम्पलिंग साइज को अभिव्यक्त करता है। बच्चों, इसके साथ साथ जो है आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, गुणसूत्र। पहली बात तो इसमें जो लिंग गुणसूत्र हैं, ये लिंग गुणसूत्र मानव के लिंग गुणसूत्र से समानता प्रदर्शित करते हैं। तो मानव के लिंग गुणसूत्र से इसकी समानता है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो क्या कहते हैं एक पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है बच्चों, ये पॉलीटीन क्रोमोसोम की उपस्थिति आप देखोगे जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला में जो सैलिवरी ग्लैंड है या लार ग्रंथियां हैं उनमें पॉलीटीन गुणसूत्र पाया जाता है। और ये पॉलीटीन गुणसूत्र जो है ये भिन्न प्रकार के गुणसूत्रों के अध्ययन को सुगमित करता है। गुणसूत्रों का अध्ययन क्या होता है, पूरी तरह से प्रॉपर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर गुणसूत्र इस तरह से इसमें पॉलीटीन गुणसूत्र भी उपलब्ध था। मतलब बहुत सारे ऐसे लक्षण थे जिनकी उपस्थिति के कारण ड्रोसोफिला का ही उन्होंने चुनाव किया। विपरीत लक्षणों वाले समूह बहुत सारे थे, विपरीत लक्षणों वाले बहुत सारे लक्षण थे। इसके अलावा इसमें जो है वो इसको विकसित कराना कृत्रिम माध्यम में आसान था, है ना। या फिर आप कह सकते हैं एक और इसका खास लक्षण था कि ये 2 वीक ही इसका जो है या 2 सप्ताह ही जो है इसका जीवन चक्र होता है, परिणाम जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा संततियों की संख्या उपलब्ध हो जाने पे एक बड़ी सैम्पलिंग साइज की संभावना मिल गई। एक इसके अलावा आप कह सकते हो कि दोनों को अलग अलग पहचाना जा सकता था। नर की तुलना में मादा की जो लंबाई थी वो ज़्यादा थी ओविपोजिटर की उपस्थिति में। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मैं कह रही हूँ बहुत सारे लक्षण विद्यमान हैं। नेत्रों का विपरीत रंग जो है वो विद्यमान है, त्वचा का रंग उसका दिख सकता है या उसके पंखों का आकार दिख सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रयोग करना इनके लिए संभव था। इसके अलावा मैंने कहा था लिंग गुणसूत्र जो है वो मानव के लिंग गुणसूत्रों से समानता प्रदर्शित करता है। 4 जोड़ी सूत्र थे, तो इसमें भी जो पॉलीटीन गुणसूत्र की उपस्थिति थी भिन्न प्रकार के गुणसूत्रों के अध्ययन को ये सुगमित करता है। ठीक है, तो ये तो ड्रोसोफिला के लक्षण हो गए कि ड्रोसोफिला का लक्षण किस तरह से इसमें संभव था। चलिए, तो इसमें ड्रोसोफिला का ही उन्होंने क्यों चुनाव किया इसका आपको कारण लिखना है। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे तो मियोसिस है, मियोसिस से रिलेटेड ये डायग्राम आपको इस तरह दिया गया है, ये डायग्राम आपको पढ़ना है। चलिए, तो इसमें यहाँ पे आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इसे प्रयोग द्वारा
मॉर्गन ने सिद्ध किया, मॉर्गन ने सिद्ध किया, उन्होंने, या यूं लिखिएगा वैसे प्रयोग द्वारा मॉर्गन ने सिद्ध किया, ब्रैकेट में लिखो ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला पर प्रयोग कर, ड्रोसोफिला पर प्रयोग कर। नेक्स्ट है मानव, पॉइंट्स यहाँ आप लिखेंगे तो इसकी हेडिंग नेक्स्ट यहाँ डालिए। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट, मॉर्गन द्वारा प्रयोग हेतु ड्रोसोफिला के चुनाव का कारण। ड्रोसोफिला जिसे फल मक्खी भी या फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला के चुनाव का कारण, ड्रोसोफिला के चुनाव का कारण। यानी आपको यहाँ पे ड्रोसोफिला का लक्षण लिखना है। चलिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, कृत्रिम माध्यम में विकसित कराना आसान, कृत्रिम माध्यम में विकसित कराना आसान। सेकेंड पॉइंट, जीवन चक्र या जीवन काल लगभग 2 वीक का, दो हफ्ते का। वह जल्द परिणाम की प्राप्ति, जल्द परिणाम की प्राप्ति। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल मैटिंग में या एकल मैटिंग या मैथुन में अधिक संततियों की संख्या, अत्यधिक संततियों की प्राप्ति। नेक्स्ट पॉइंट, कई जोड़ी विपर्यास लक्षण, विपर्यास है विपरीत लक्षणों की उपस्थिति, विपरीत लक्षणों की उपस्थिति। नेक्स्ट पॉइंट,
मादा मक्खी की पहचान नर मक्खी की तुलना में आसान नर मक्खी से आसानी से संभव जिसमें ओविपोसिटर जो अंडों का संग्रह करता है, ओविपोसिटर की उपस्थिति के कारण मादा मक्खी की लंबाई ज़्यादा होती है, लंबी होती है या आकार बड़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों इससे भी पॉइंट आपसे पूछा गया है। एक तो इसके जीवन चक्र पे आया हुआ है और अधिक संततियों की प्राप्ति, ये स्टेटमेंट्स हैं जिसमें राइट रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से ड्रोसोफिला से संबंधित कितने जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं या गलत। चलो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, 4 जोड़ी गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स में लिंग की समानता। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। गुणसूत्र की समानता मानव गुणसूत्र से नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीटीन गुणसूत्र की उपस्थिति या पॉलीटीन गुणसूत्र और सलेवरी ग्लैंड या इसको कहते हैं लार ग्रंथियों में की उपस्थिति भिन्न प्रकार के गुणसूत्रों के अध्ययन को सुगम करती है, सुगमित करती है। ये कुछ लक्षण थे बच्चों जो यहाँ पर फैसिलिटेट करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों यहाँ पर ड्रोसोफिला का ही सिलेक्शन किया गया। ड्रोसोफिला का सिलेक्शन इसलिए किया गया, पहली बात इसको इजीली जो है एक आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करा सकते हैं। कृत्रिम माध्यम में ग्रो कराना मतलब एज यू आर सेइंग कि ये फ्रूट फ्लाई है, तो क्यों? क्योंकि परिपक्व फलों पर पाई जाती है, तो परिपक्व फल पर आसानी से विकसित करा लो। दूसरा जो है इसका जीवन काल बहुत छोटा था, इसलिए बहुत जल्दी परिणाम की प्राप्ति हो सकती थी। बच्चों सिंगल अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 2 वीक्स का लाइफ स्पैन है जो आपसे पूछा जाता है।
एक सिंगल मैटिंग में लार्ज संततियों, बड़ी संख्या में संततियों की उपलब्धि जो यहाँ पर एक बड़ी सैम्पलिंग साइज को बताती है। इसके अलावा कई विपरीत जोड़ी लक्षणों का भी जो है उपस्थिति इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला को आसानी से पृथक पहचाना जा सकता था क्योंकि फीमेल का साइज ओविपोजिटर के कारण मेल के कंपैरेटिवली बड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें 4 जोड़ी गुणसूत्रों की उपस्थिति तो है, लेकिन उसमें जो सेक्सिंग क्रोमोसोम है ये जो है यहाँ पर सिमिलैरिटी शो करते हैं मानव के लिंग गुणसूत्र से। इसके अलावा जो है पॉलीटीन गुणसूत्र या पॉलीटीन क्रोमोसोम ये जो है ड्रोसोफिला की सेलिवरी ग्लैंड में होता है, लार ग्रंथियों में होता है। तो लार ग्रंथियों में इस तरह का गुणसूत्र जो है भिन्न प्रकार के गुणसूत्रों के अध्ययन को सुगमित करता है। यानी पॉलीटीन क्रोमोसोम हम कहें तो पॉलीटीन क्रोमोसोम होता क्या है? ये मल्टी स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम है जो एंडोमाइटोसिस के द्वारा बना है। एंडोमाइटोसिस का मतलब होता है कि अगर मेटाफेज स्टेज में यहाँ पर स्पिंडल अपैरेटस ना बन पाए या तर्क उपकरण ना निर्मित हो पाए तो हमेशा जो रेप्लिकेटेड डीएनए वो जुड़े रह गए, तो हर कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? दुगनी हो गई। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये गुणसूत्र जो है ये या क्रोमोसोम जो है बच्चों मल्टी स्ट्रैंडेड या बहुसूत्री गुणसूत्र हो सकते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आप ऐसे मान लो कि ये गुणसूत्र है, ठीक, और यहाँ डीएनए क्या हो गया? डबल हो गया इस तरह से। तो अब अगर ये डीएनए या सिस्टर क्रोमेटिड के फॉर्म में जिसे आप कहते हैं ये पृथक ना हो क्योंकि स्पिंडल अपैरेटस या तर्क उपकरण तो नहीं, तो इसी को हम कह देते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम एंडोमाइटोसिस के द्वारा बनते हैं और माइटोसिस की प्रोफेज अवस्था में पड़े रहने के कारण ही बनते हैं, मेटाफेज तक ये नहीं पहुंच पाते। ठीक है बच्चों, तो ये जो है यहाँ पे क्यों उन्होंने इसका चुनाव किया, ये तो इसका कारण हो गया। एक आता है इसमें सहलग्नता। लिंकेज क्या होता है या सहलग्नता क्या होती है, इसको थोड़ा सा बताते हैं कि क्या है और उसके बाद डिटेल डायग्राम इसका बताएंगे बाद में। अभी थोड़ा बहुत समझ लीजिए इसको आप। चलो, इसमें एक स्टेटमेंट आता है बच्चों, सहलग्नता क्या होती है? लिंकेज, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सहलग्नता जिसे हम कहते हैं लिंकेज। बच्चों सहलग्नता या लिंकेज क्या है? देखो क्या होता है, कभी कभी एक ही गुणसूत्र पर कुछ जीन इतने पास होते हैं कि वो जब देखा जाए जीन विनिमय मियोसिस में होता है ना, उसमें पृथक नहीं हो पाते। जैसे मान लो कि एग्जांपल लेती हूँ मैं, एक गुणसूत्र ये है और इसमें कोई जीन है जो बहुत पास पास है। ठीक, मान लो ये जीन ए है और बी है ना। अब आपने कहा था इस अवस्था में डीएनए डबल हो जाता है। डीएनए जो डबल हुआ वो ऐसे बन गया इसमें, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी ए और बी हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं ये बोल दूं कि दूसरा जो गुणसूत्र है, अगर मैं ऐसे बोल दूं, मान लो ये ना भी बनाऊं, मैं यहाँ पे दूसरा समजात गुणसूत्र बना दूं। मैं कहता है किसी भी जीव में गुणसूत्र जोड़ी में उपस्थित या पैर में प्रेजेंट होते हैं, और अगर इसमें देखा जाए मान लो एक मैटरनल और दूसरा पैटर्नल है। मान लो किसी लक्षण के लिए शुद्ध जीन ए बी यहाँ पर है और दूसरी जो समजात गुणसूत्र है यहाँ पर इस तरह से हो गए। अब मान लो कि ये दोनों जीन पास पास है, एक ही गुणसूत्र पे, एक गुणसूत्र पे ये दोनों जीन पास पास है, तो जीन विनिमय के द्वारा बच्चों ये पृथक नहीं हो पाते हैं और दो ही प्रकार का युग्मक बनाएंगे। कैसा युग्मक बनाएंगे? ऑब्वियसली ये वाला क्या बन जाएगा? ए बी वाला, और ये युग्मक क्या बन जाएगा? स्मॉल ए बी वाला। ठीक है, एक कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी वाला ये युग्मक बनाते हैं, अलग है, इस तरह से पृथक है, ये वाला ये बना देगा। लेकिन अगर ये जीन पास पास ना होता, दूर दूर होता, तो जीन विनिमय के द्वारा पृथक होता ना, तब इसकी कंडीशन ऐसे होती है, ये इस तरह से होता। मान लो अगर ये दूर दूर है, इधर मान लो ए है, ये बी है, इतना दूर है ये। ठीक, तो यहाँ पे भी आप कहते हो कि ये ए बी इतना दूर है। अब दूसरा जो है समजात गुणसूत्र, ये ऐसे हो जाता। अगर मैं कह रही हूँ यहाँ पर ए और यहाँ पर बी है, काफ़ी दूर दूर है, तो यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे क्या हो गया? बी। अब इनकी पृथक होने की चांसेस हो गई। जीन विनिमय होता है ना, क्रॉसिंग ओवर, अर्धसूत्री विभाजन या क्रॉसिंग ओवर में जीन विनिमय होता है, जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो बच्चों जीन विनिमय अगर हो गया तो ये वाला देखो कैसे बनेगा, जब ये पृथक होगा तो ऐसे बन जाएगा। यहाँ तो मैंने लिख दिया ए बी,
लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा ए और इधर हो जाएगा स्मॉल बी, ये चेंज हो गया। यहाँ इसी तरह ये पृथक हुआ, तो आप देखो स्मॉल ए बी ये लिखा हुआ है और स्मॉल ए कैपिटल बी यहाँ आ जाता, यानी दोनों जीन पृथक हो गए ना, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी से पृथक हो गया, यानी कैपिटल ए बी में ए और बी अलग हो गए, स्मॉल ए बी में भी ए और बी अलग हो गया, पृथक हो गए। तो इसमें जो युग्मक बना वो युग्मक ए बी वाला भी बना इस तरह से, पेरेंटल टाइप, ये वाला देखो ये पेरेंटल टाइप बन गया, और ये दोनों क्या हो गए ए और बी, नया लक्षण या नए लक्षण वाला युग्मक बना। ऐसे 4 युग्मक संभव हो गए। इसका मतलब यह है कि अगर एक गुणसूत्र पर पास पास व्यवस्थित जीन, किसी एक गुणसूत्र पर पास पास व्यवस्थित जीन है और इनकी ये टेंडेंसी हो कि अगली पीढ़ी में वो साथ साथ ही स्थानांतरित होंगे, तो ऐसे जीन को बच्चों कहते हैं सहलग्न जीन, और इनकी वंशागति कहलाती है सहलग्नता। मेरे ख्याल में सहलग्नता आप समझ रहे हैं। सहलग्नता क्या होता है, एक ही गुणसूत्र पर पास पास उपस्थित जीन जिनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो एक साथ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो, तो इनको यहाँ पे कह दिया जाता है सहलग्न जीन, और इनकी वंशागति कहलाती है बच्चों सहलग्नता। ठीक है, अब मान लो कि अगर मैं ये बोलूँ, ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी पेरेंट्स में, मान लो कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट का हेयर का कलर जो है ब्लैक है और स्ट्रेट है इसका टेक्सचर, दूसरा पेरेंट है और उनके जो है कर्ली और ब्राउन हेयर है। ठीक है, अब रंग और टेक्सचर, इन दोनों की जीन अगर बहुत पास पास होते ना तो ये पृथक नहीं होते। हर पीढ़ी में या तो ब्लैक स्ट्रेट हेयर वाले बच्चे होते या कर्ली ब्राउन वाले बच्चे होते हैं हेयर वाले। लेकिन अगर ये जीन दूर दूर हो जाते, कलर का जीन टेक्सचर की जीन से दूर व्यवस्थित होता है एक ही गुणसूत्र पर, तो बच्चों जीन विनिमय के द्वारा पृथक हो सकता था। इसका मतलब यह है कि अगली पीढ़ी में ब्लैक स्ट्रेट और कर्ली ब्राउन के अलावा ब्लैक कर्ली हो सकता था या ब्राउन स्ट्रेट भी हो सकता था, नया लक्षण विकसित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रंग का जीन है टेक्सचर के जीन से अपना पृथक प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों लक्षणों के जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास होने के कारण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते एक साथ। ऐसे जीन को हम लोग सहलग्न जीन कहते हैं, और इनकी वंशागति क्या कहलाती है? सहलग्नता। इसका मतलब सीधी एक लाइन की डेफिनेशन है, एक क्रोमोसोम पर पास पास व्यवस्थित जीन का यह लक्षण होता है कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ स्थानांतरित हो, कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ स्थानांतरित हो, उन्हें सहलग्न जीन व वंशागति सहलग्नता कहलाती है। चलिए, तो इसमें यहाँ तक आप लोग जो है एक बार देख के आइएगा, पढ़ के आइएगा थोड़ा सा एनसीईआरटी से। इसके बाद हम लोग बच्चों फर्दर डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट टाइम पे। ओके, थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 1800212179। थैंक यू।